नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां कात्यायनी ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी जाती हैं। पढ़ने वाले भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। दिव्य रूप कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। 4 भुजाधारी मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। बाकी 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। मां का वाहन सिंह है। कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा? गोधूली वेला के समय पीले या फिर लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। मां को पीले फूल और पीला निवेद्य अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। मां को शहद का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे अवतार मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। आज के लिए देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु मां की उपासना कर रहे हैं। मां कात्यायनी आकर्षक की शक्ति का स्वरूप हैं। इनकी भक्ति और उपासना से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। आज मां के छठवें स्वरूप का दर्शन हो रहा है और मान्यता है कि विधि विधान के साथ मां की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आज बड़ा दिन है। आज लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर योगी की मौजूदगी में एयरपोर्ट को 317 एकड़ जमीन के लिए लीज एग्रीमेंट होगा। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 317 एकड़ से ज्यादा की जमीन सौंपी जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द श्रद्धालुओं को रामलला की नगरी के लिए हवाई सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। PMEGP यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ताजा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला। कोरोना संकट में भी राज्य में PMEGP में 110% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल में 1464 करोड़ के निवेश से 11,107 यूनिट स्थापित हुए हैं, जिससे 96,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में निवेश कितना बढ़ा है, इस बात से समझिए कि नए यूनिट स्थापित करने के लिए 366 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, जबकि लक्ष्य 334 करोड़ का ही था। मतलब लक्ष्य से 40 करोड़ ज्यादा की सब्सिडी दी गई। आपको बता दें, PMEGP के तहत नया उद्योग लगाने पर केंद्र सरकार 35% की सब्सिडी देती है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने मदरसों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी होना चाहिए, जिससे बच्चों में राष्ट्र की भावना जागेगी। साथ ही PM मोदी और CM योगी से मदरसों ने ड्रेस कोड लागू करने की भी अपील की है। अगर राष्ट्रीय गान भी साथ में गाया जाने लगे मदरसों में तो ये बहुत अच्छा होगा कि बच्चों के अंदर एक राष्ट्र भावना जागेगी। जैसे कि भारत भाग्य विधाता है, तो जाहिर सी बात है जिस भारत में हम हैं, जहां पढ़ रहे हैं, जहां लिख रहे हैं, जहां हमें शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं मदरसों में, आज धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में मिल रही है, तो अगर हम राष्ट्रीय गान भी गाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और गर्व की बात होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, भारत भाग्य विधाता हमारा है। तो उसी भारत में अगर हम सब राष्ट्रीय तराने के साथ साथ राष्ट्रगान भी हम मदरसों में गाएं, और साथ साथ मैं तो एक और मांग करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से कि जिस तरह से मदरसों को मॉडर्नाइज किया गया है, देश में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है मदरसों में, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि मदरसों में ड्रेस कोड भी लागू किया जाए, क्योंकि ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। गोरखपुर केस ATS को सौंपा जा चुका है, जांच जारी है, लेकिन इसके साथ ही सियासत करवट लेने लगी है। दरअसल मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। जांच का दायरा मुंबई और कोयम्बटूर तक पहुंच गया, तो देश की सीमाओं को पार कर नेपाल तक। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर सियासत की सतह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और उसके पिता ने जो कहा है
कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। दरअसल अखिलेश यादव आरोपी मुर्तजा के पिता के उस बयान को कोट कर रहे हैं जिसमें मुर्तजा के पिता ने कहा था कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये बयान जिस अंदाज में दिया उसने राजनीति को हवा दे दी। अखिलेश यादव जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब कहीं भी आतंकी की बात निकल कर के आती है तो उनका मन मचलने लगता है, उनका दिल नरम हो जाता है आतंकियों के प्रति, और आतंकवादियों को छोड़ने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए आज जब गोरखनाथ मंदिर की एक ऐसी घटना जो बहुत संवेदनशील है, जिस पूरे मामले में एटीएस जांच कर रही है, उसमें उनकी उदारता फिर छलकने लगी है, उनके दिल का दर्द आज फिर बाहर आने लगा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपी मुर्तजा पर दिए गए बयान को आतंकियों के प्रति नरमी से जोड़ दिया। तो कांग्रेस का तर्क है आरोपी मुर्तजा की हर पहलू की जांच होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को गहनता से जांच करनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को सभी पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। लखनऊ और सहारनपुर से संदिग्धों को पकड़ा गया है। बैंक डिटेल भी खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मुर्तजा का असली मकसद क्या था और उससे कौन कौन लोग जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आपको अब अपडेट दे देते हैं। यूपी एटीएस की टीम गोरखनाथ मंदिर में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा को बुधवार को गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाई है। यहां उससे रिमांड में लगातार पूछताछ की जा रही है। कई सवाल जवाब उससे हो रहे हैं। एटीएस ने मुर्तजा का लैपटॉप, मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मुर्तजा के खिलाफ दोनों मामले एटीएस को ट्रांसफर हो चुके हैं। एटीएस ने मुर्तजा से जुड़े हुए लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नोएडा से 3, गोरखपुर से 2, कानपुर से 2 युवकों को एटीएस हिरासत में लिया गया है। गोरखनाथ मंदिर में पकड़ा गया अहमद मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट को डिटेल में उसकी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं उनको, और जिससे आतंकी संगठन आईएस को पैसे ट्रांसफर किए जाने की आशंका है। एटीएस आरोपी के मोबाइल कब्जे में लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट और फोन डिटेल्स को भी खंगालने में लगी है। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। एसपी के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव की नीतियों और सांसद अफजाल अंसारी के पार्टी में दखल देने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए और इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बस आज मैं समाजवादी पार्टी से, उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। और यहां आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राधे मोहन के आरोप पर गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने पलटवार किया। उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कुछ लोग बीजेपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि डिप्रेशन है, राजनीति में एक स्टेज डिप्रेशन कहा जाता है। अपने भविष्य को लेकर के चिंता है। उन्हें लगता है कि भाजपा में वैकेंसी है, क्योंकि गाजीपुर की सीट पर इस वक्त कई लोगों को महसूस हो रहा वैकेंसी है। और चूंकि माननीय मनोज सिन्हा जी महामहिम उपराज्यपाल की हैसियत से जम्मू और कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, तो लोगों को लगता है कि सीट खाली है, वैकेंसी है। अभी बीजेपी ने वैकेंसी आउट किया है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेज निगाह रखने वाले अपने लिए संभावना तो तलाश कर ही सकते हैं। तो उसी संभावना में भी हो सकता है ये हो रहा हो।
अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। इस बार क्लास में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक प्रेजेंटेशन को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड किया गया, जिसकी पुष्टि एएमयू के पीआरओ उमर सलीम परिजादा ने की है। जितेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने क्लास में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा उदाहरण दिया, जिसको रेप की परिभाषा से जोड़ने की कोशिश की गई। हमारे देवी देवता हैं, उनके ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह का शिक्षा देने का काम किया बच्चों को, वो बहुत दुर्भावपूर्ण है। इससे इंसान की मानसिकता का परिचय देता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी के बीसी ताहिर मंजूर साहब से बात की है। उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया, उनको लेटर भी दे दिया, उसने जवाब भी दिया है, उसने क्षमामी सॉरी कहा है। उसने पढ़ाई के समय किसी भी धर्म विशेष को नीचा दिखाने के उद्देश्य से दिए गए उदाहरण कहीं न कहीं अक्षम्य अपराध के रूप में माने जाने चाहिए। तमाम ऐसे मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं जिसमें राष्ट्र, देश और धर्म को टारगेट करके पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनके दिमाग में ऐसे विद्वेष घोला जाता है। उनको प्लेस कर दिया गया अंडर सस्पेंशन टिल फर्दर पेंडिंग इंक्वायरी। दूसरी चीज़ बताते चलें कि इनको शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ था और उसमें इन्होंने उसके आधार पे जो इनका रिप्लाई आएगा, फिर आगे का अगर लाइन ऑफ एक्शन कोई तय होता तो हम आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आगरा से है, जहां पर जेल में बंद भदोही के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने विजय मिश्रा और उसके बेटे और भतीजे के साथ कुल 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर संगठित अपराध का आरोप है। पुलिस के मुताबिक संगठित अपराध करने वाले गैंग लीडर पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके साथ उनके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा और उसके करीबी गिरधारी प्रसाद पाठक के साथ कुल 8 लोगों पर गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जनपद भदोही के थाना गोपीगंज में चिन्हित माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा का गैंग पंजीकृत किया गया था। आज गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा और 7 अन्य यानी कुल 8 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, सड़कों पर फैला अतिक्रमण बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। शहर शहर, जिले दर जिले अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। माफियाओं के अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे फैले अतिक्रमण पर भी एक्शन हो रहा है। राजधानी लखनऊ में अथॉरिटी ने बिना मानचित्र पास कराए किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलाया। यहां अवैध रूप से कई मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया था। गोरखपुर में विश्वविद्यालय चौराहे से रेलवे स्टेशन तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान न सिर्फ अतिक्रमण ध्वस्त किया गया, बल्कि दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। ताजनगरी में आगरा विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करोड़ों की जमीन पर दुकानें बना दी गई थी। प्राधिकरण की संपत्ति घेरे पड़े हैं लोग बहुत लंबे टाइम से, उसे खाली कराने के ऑर्डर है। काफी दिन से कोर्ट वोट सबके हैं, लीगली इलीगली है, इन सबका कब्जा है, देख रहे हो अवैध हो रहा है ना, उसी को खाली कराने का काम किया गया। संभल में भी आज बुलडोजर की गूंज सुनाई दी, जहां सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को हटाया गया। तो महोबा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया।
अवैध अतिक्रमण का अभियान अभी वो इलेक्शन के दौरान यहाँ अवैध निर्माण की सूचना मिली थी तो लेखपाल आके रुकवा गए थे, तब भी उन लोगों ने बाद में निर्माण कर ली। तो आज अब बुलडोजर से आज गिरवा दिया गया जितने अवैध निर्माण थे। सहारनपुर में भी अपराधियों माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। इसी कड़ी में देवबंद के हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश में सरकार गठन के बाद बुलडोजर की रफ्तार काफी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बताते हैं कि नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए 10 अप्रैल को टेस्ट ब्लास्ट होगा और जिसकी तैयारियां चल रही हैं। 8 अप्रैल को ब्लास्ट करने वाली टीम साइट पर पहुंचेगी। 9 अप्रैल को चिन्हित पिलर्स पर एक्सप्लोजन लगाए जाएंगे। 10 अप्रैल करीब 12 बजे टेस्ट ब्लास्ट होगा और इस ब्लास्ट से ये पता लगता है कि इस टावर को गिराने में कितना एक्सप्लोजिव लगने वाला है। को तोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और आपको तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाना चाहेंगे। ये जियो टेक्सटाइल फाइबर है जिसको पिलर्स पे लपेटा जाएगा। काम तेजी से चल रहा है और सबसे बड़ी बात है 10 तारीख को टेस्ट ट्रायल होगा और जब ये ट्रायल टेस्ट किया जाएगा पिलर्स पे तो इससे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कितनी मात्रा में एक्सप्लोजन की जरूरत है, कितना केमिकल लगाया जाएगा और उसी को आधार बनाकर एक्सप्लोजन की डिमांड भी की जाएगी। आपको बता दें इन्हीं ट्विन टावर्स में ये ब्लास्ट होना है। 10 तारीख को, 8 तारीख को एक्सप्लोजन आएगा रात में और 9 तारीख को ये सुरक्षा घेरे में रहेगा पुलिस की और 10 तारीख को 12 बजे का समय जो है उसे निर्धारित किया गया है तोड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि -2 में 5 पिलर बताए जा रहे हैं जिन पे ये टेस्ट ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा 13वें माले पर भी 4 पिलर चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये ट्रायल टेस्ट किया जाएगा और उसकी तैयारी अब जोर शोर से शुरू कर दी गई है। 10 तारीख को 12 बजे समय निर्धारित किया गया है जब इसे तोड़ा जाएगा और उसके लिए एडवाइजरी भी नोएडा अथॉरिटी, इसके अलावा जो एडिफिस कंपनी है जो इसको तोड़ेगी टावर, वो भी एडवाइजरी जारी करेगी ताकि। और चलिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।